हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को इस कदर कर रहे होंगे जिस कदर आपके मम्मी पापा आपके लिए सोच रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आप भी मजाक मस्ती कर रहे होंगे और मम्मी पापा घर बैठ करके आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको पता होगा कि अभी तक में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के लगभग 3 पार्ट को देखा है और मैंने उन तीनों पार्ट को बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का भी मैंने क्या किया, कोशिश किया है और उम्मीद किया है कि आप चीज़ों को बेहतरीन समझे भी होंगे। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी बता दूं कि हमारे इस वीडियो को कोटा तक भी देखा जा रहा है। कल कोटा से एक मैसेज मेरे पास आया हुआ था कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, आप इस वीडियो को थोड़ा सा अगर आप और थोड़ा सा अच्छे से करें तो और ज़्यादा बेहतर बनेंगे आप। और उस लड़के ने मुझे इस तरीके से मैसेज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब है कि हमारा वीडियो जो है कि अब देश में फैलना शुरू हो गया है। अब मैं आपसे कल ही बोला था कि यदि आप हमारी वीडियो के माध्यम से यदि आप क्लास 10th में 95% प्लस स्कोर लेके आते हैं तो आपसे मिलने आपके घर, आप चाहे जहां भी हो, मैं खुद आने वाला हूँ। ठीक है। और आपको पता होगा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है ग्रोथस अकादमी। ठीक है। और आप जा करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे, साथ ही साथ आपको इसी के नेम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी इसका क्या मिल जाएगा, एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां पर भी हम लोग विराजमान हैं। जैसे भगवान सब जगह विराजमान होते हैं वैसे हम लोग भी वहीं पर ही हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज। और आपको पता होगा कि चैप्टर तो हम लोग का खत्म हो चुका है। अब उन चैप्टर में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम कराने वाले हैं। और आपको हम शून्य से लेकर शिखर तक जाने के जो मैंने आपसे बात किया, जो वादा किया है, उसे भी हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे और लगातार चलते रहेंगे। बस आपका साथ, कहते हैं ना कि आपका साथ और हम सबका विकास, यही चीज है। आप साथ दोगे हम आपका विकास कर देंगे। मोदी जी नहीं है फिर भी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले हम करते क्या है कि थोड़ा सा आपको ऊर्जावान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग सो जाते हैं और आपको जगाने का काम हम लोग यहाँ पानी लेके तो करेंगे नहीं कि पानी छेड़ देंगे आप जग जाओगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊर्जावान करने की कोशिश करते हैं मोटिवेट क्यूज को लेकर के। तो देखते हैं आज का जो हम लोग का मोटिवेट है वो क्या है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे चीजों को। गूगल तो सब लोग जानते होंगे, गूगल के बारे में। गूगल में हम लोग सब चीज के बारे में समझ सकते हैं, सब कुछ खोज सकते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि आपको जो धैर्य होता है, शिक्षा होता है और संस्कार होता है, वो आपको गूगल कभी नहीं दे सकता। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया का रास्ता जो है कि गूगल तो दिखा सकता है, परंतु एक मनुष्य बनने का रास्ता सिर्फ धर्म, शिक्षा और संस्कार ही दिखा सकता है। आजकल के भाई जो गूगल है वो तो रास्ता इतना अच्छा दिखा देता है कि लोग हाईवे से सीधे समुद्र के अंदर कूद जाते हैं। ये आज का गूगल का रास्ता है। लेकिन जो आपका जो रास्ता रहेगा, वो धर्म जो आपका रास्ता दिखाएगा, शिक्षा जो आपका रास्ता दिखाएगा, संस्कार जो आपका रास्ता दिखाएगा, वैसा रास्ता आपको दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ कुछ ही लोग होंगे, जैसे कि आपकी फैमिली और आपके गुरुजन। इनके अलावा आपको बहुत से लोग जो कि आपको सिर्फ गलत रास्ते दिखाने की कोशिश करेंगे। और आपको पता होगा कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम डीएसपी सर है, जो कि एमडी, और एमडी का नाम जिस दिन आप बहुत कुछ करके आ जाओगे, दिन आपके सामने बताऊंगा एमडी का मतलब होता क्या है। चलिए क्लास को चलते हैं। और आज आपका पहला क्लास और पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि जो लोहे की वस्तु होते हैं उन्हें हम पेंट क्यों करते हैं? क्या कारण है कि हमें लोहे की वस्तु को पेंट करना पड़ता है? जैसे आपको पता होगा कि शादियों के समय में लड़कियों को पेंट किया जाता है ताकि वो खूबसूरत दिखे। उसी प्रकार से हम लोहे को भी पेंट करते हैं ताकि वो खूबसूरत दिखे। उसके साथ कुछ और भी कारण है। आजकल के लड़कों को ऐसे लूटा जाता है, लेकिन आप मत लूटिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए क्या है कि प्रश्न है कि लोहे की जो क्या है कि प्रश्न में लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? यहां पर लोग कहते हैं भाई क्यों पेंट करते हैं हम लोग, रीजन क्या है पेंट करने का? कुछ तो कारण होगा पेंट करना। तो मेन बात यह होती है कि जो लोहा होता है वो जब वायु और नमी के संपर्क में आता है तो लोहे पर क्या होता है कि ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और लोहे पे जंग लगना शुरू हो जाता है। उसी जंग से बचने के लिए हम उस पर क्या करते हैं कि पेंट करते हैं, जिससे हम लोग जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण या फिर हम लोग कलई कहते हैं,
इसके बारे में मैंने आपको कल ही बेहतरीन तरीके से समझाया था और मैंने उम्मीद भी कर रखा था कि आपको बेहतरीन समझ में आया भी होगा। और क्यों ना करें, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं उम्मीद करना हम लोग का फर्ज बनता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेंट करने से क्या होता है कि लोहे की जो पदार्थ होता है उसकी ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से क्या करते हैं, बचा सकते हैं। और किससे करते हैं, मैंने बताया था कि आपके जो पेंट होते हैं उसमें आपके जिंक नामक क्या होता है कि एक धातु पाया जाता है। इसी के कारण हम उसे क्या बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं। तो लोहे पर पेंट हम इसीलिए करते हैं ताकि लोहे जो है वो जंग उस पर ना लग सके, वो वायु और नमी के संपर्क में ना आ सके। ठीक है, तो लोहे पर पेंट लगाने का मतलब यही है कि उस पर जंग ना लग सके, उस पर ऑक्सीकरण ना हो सके। ठीक है, तो इसमें एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि लोहे पर हम लोग पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर लोहे पे हम पेंट कर देंगे तो वो वायु और नमी के संपर्क में आने के बावजूद भी क्या होगा कि उस पर जंग नहीं लगेगा। इसलिए हम लोहे पे क्या करते हैं, पेंट करते हैं। जंग लगने की बात क्या है, तो जंग सभी पदार्थों में लगता है, सभी आपके जितने धातुओं पे लगते हैं। लोहे पे लगते हैं तो ये आपका ब्राउन कलर का हो जाता है, भूरे कलर का हो जाता है। अगर आपके पीतल पे लगते हैं तो पीतल पे लगने के बाद वो आपके क्या होते हैं, लगभग ग्रीन कलर में हो जाते हैं, हरे कलर में हो जाते हैं। और जब सोना और चांदी पे जब जंग लगता है तो वो आपके कैसे हो जाते हैं, तो वो आपके काले हो जाते हैं। इंसानों पर भी जंग लगता है लेकिन वो अपने कलर को छिपा लेते हैं। ठीक है, लगता है कि आपको भी जंग लगा होगा, जिसको कहते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से कहते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो क्या, जंग लगने से क्या होता है, चीजें कमजोर हो जाते हैं। तो आप अपने ऊपर जंग मत लगाइए। ठीक है, चीजों को आप समझिए और करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। क्योंकि अगर हम उसे नाइट्रोजन से प्रभावित करेंगे तो वो क्या होंगे कि खराब नहीं होंगे, उसमें ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। और जब ऑक्सीकरण नहीं होगा तो क्या होगा, खराब नहीं होगा, होता है बट इतना धीमे धीमे होता है जिसे हम तीव्र ना खा करके हम क्या बोलेंगे, मंद अभिक्रिया कह सकते हैं। कि उसके अंदर जो होता है कि बहुत धीमे धीमे अभिक्रिया होता है, और जो उसके अंदर पैकेट के अंदर रखा होता है वो बहुत सालों के बाद, बहुत महीनों के बाद क्या होता है, खराब होता है। इसलिए तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ओके, अब देखिए वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपका तेल होता है एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ होता है उसको वायु रोधी बर्तनों में रखने से अपचयन क्या होता है, उपचयन की गति धीमी हो जाती है। ऑक्सीकरण की जो गति होती है वो क्या होती है, धीमी हो जाती है। और क्या होता है कि जो तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को क्या होता है, नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके, अतः वो खराब ना हो सके। आपको पता होगा कि जितने भी लोग चिप्स के पैकेट खाते हैं उसमें चिप्स रहते हैं 4-5, लेकिन जब ऐसा लगता है कि भाई में पूरे भरे हुए हैं, लेकिन भरे नहीं हुए होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। आपको एक बात बता दें समझने के लिए कि आप लोग जानते होंगे कि जो फ्रिज होता है, फ्रिज जिसमें हम लोग खाने को रखते हैं, फ्रिज के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको पता होगा कि अमोनिया। और आपको अच्छे से मालूम होगा कि जो अमोनिया होता है वो क्या होता है, NH4 होता है। सॉरी क्या होता है, NH3 होता है। और NH3 मतलब कि क्या होता है, N का मतलब नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन होता है, इसलिए जो खाना होता है वो खराब नहीं हो सकता है। तो नाइट्रोजन इसलिए डाला जाता है ताकि उसमें ऑक्सीकरण ना हो, उपचयन की अभिक्रिया बहुत धीमी हो जाए, जिससे कि क्या हो जाएगा, वो खराब नहीं होगा, इसलिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, आखिर क्या कारण है। तो कारण यह है कि जब हम कॉपर सल्फेट की विलयन में अगर हम क्या करते हैं कि लोहे के अगर एक टुकड़े को डालते हैं तो लोहे का जो टुकड़ा होता है वो कॉपर सल्फेट के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और कॉपर को प्रतिस्थापित करके क्या होता है कि सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। इसलिए क्या होता है कि उसका जो रंग होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा भी होगा कि जब लोहे की किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है।
लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और क्या बन जाता है, वो आपका फेरस सल्फेट बन जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो आपका क्या होता है, नीला होता है। कैसा होता है आपका, वो आपका नीले रंग का होता है। लेकिन जब ये क्या होता है, जब फेरस क्रिया कर जाता है तो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है भूरे रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, वो आपके भूरे रंग का हो जाता है, क्योंकि आपका जो फेरस होता है वो आपके कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशीलता होता है। इसलिए जो ज्यादा ताकतवर होगा कमजोर वाले को झापड़ मार के भगा देगा और खुद जाकर के क्या हो जाएगा, लग जाएगा। मतलब कहने का मतलब एक बात समझिएगा, यहाँ बात ऐसी थी, यहाँ पे जो कॉपर था और सल्फेट ये दोनों क्या थे कि दोस्त थे। ये कॉपर और सल्फेट क्या थे, दोनों दोस्त थे। लेकिन यहाँ पे जो फेरस था एक कॉपर से ज्यादा क्या था, मजबूत था। किस मामले में, पैसे के मामले में। तो इसने क्या किया कि कॉपर को हटा दिया और सल्फेट से क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया। तब जाके क्या बन गया, यहाँ पर आपका फेरस सल्फेट बन गया। और जब फेरस ने सल्फेट से दोस्ती किया तो कॉपर का रंग हट गया और किसका रंग आ गया, फिर फेरस का रंग आ गया। लोगों पर भी रंग ऐसे ही चढ़ता है जैसे कि यहाँ पे रंग चढ़ा हुआ है, ठीक है। और कॉपर बेचारा अकेले बैठ करके क्या कर रहा है, यहाँ पर अकेले बैठ करके बेचारा रो रहा है। अब क्यों रो रहा है, क्योंकि भाई साहब इसका दोस्त इससे छूट गया, इसलिए रो रहा है। बात समझ आ गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक का मतलब होता है कि जब कोई अभिक्रिया होता है तो उस वक्त कुछ ऐसे पदार्थ या कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो उन्हें क्या होते हैं कि अभिक्रिया को या तो तीव्र करने की कोशिश करते हैं या फिर मंद करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, तीसरा आया, वो लड़ाई को अगर शांत कराने का काम कर रहा है तो भी वहां पे उत्प्रेरक का काम कर रहा है, उसकी धीमी कर रही, लड़ाई को धीमी कर रहा है। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि आग में घी डालने का भी काम कर देते हैं लड़ते समय में। दो लोग लड़ रहे होते हैं, तीसरा आके बोलता है अरे तुम्हारी जगह पे मैं होता तो मैं कुछ और कर दिया होता, भाई घी डाला आग और तेज जल गया। तो वहां पर उत्प्रेरक करने का काम भी कौन कर रहा है, वही कर रहा है। जैसे आप दो पड़ोसी जब लड़ाई कर रहे हो तो तीसरा पड़ोसी आता है और आपके अंदर क्या करता है, घी डालने का काम करता है और आपकी लड़ाई को बेहतरीन कर देता है और उसे मजा आता है। उसे तो भाई मजा लेना है। वही कहानी यहाँ पर भी हो रहा है कि प्रेरक क्या होता है, वही होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता रहता है तो इसकी क्रिया को या तो तीव्र करना होता है या मंद करना होता है। इसके लिए भी क्या होता है कि उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा कि वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वही बात, लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। वही बात बोला ना कि जैसे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो तीसरा लड़ाई नहीं करता है, वो जाकर के उनकी लड़ाई को और तेज करने का काम करता है या फिर उनकी लड़ाई को शांत कराने का काम करता है। वही बात यहाँ पर है। उत्प्रेरक क्या होता है कि वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है लेकिन उस अभिक्रिया के वेग को तेज करने या फिर घटाने में क्या करता है, सहयोग देता है, उसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा उत्प्रेरक क्या होता है, सबसे अच्छा उत्प्रेरक आपके पास होता है फेरस। क्या होता है, फेरस। सबसे अच्छा उत्प्रेरक क्या होता है, फेरस होता है। फेरस की उपस्थिति में क्या होता है कि फेरस उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। इसका मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर जो आपका ये अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है फेरस, कौन, यहाँ पे जो होता है फेरस, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर फेरस उत्प्रेरक का कार्य करता है और यहाँ पे क्या बन जा रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका बेंजीन है, ये आपका क्या है, ये आपका बेंजीन है, ये आपके पास क्या है, क्लोरीन है। तो बेंजीन क्लोरीन क्या हो रहा है, आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ का एक एच उठ करके यहाँ से एक Cl से क्रिया कर जाएगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। किसकी उपस्थिति में, तो फेरस की उपस्थिति में। और यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या हो जाता है, वो बहुत ही तेज हो जाता है। तो बात समझ आ गया कि उत्प्रेरक क्या होता है कि यह भाग तो नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया को तेज या धीम करने का भी कार्य कौन करेगा, तो उत्प्रेरक ही करेगा। ठीक है, चलिए आगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से। और अगर नहीं आ रहा होगा तो कोशिश करो, क्योंकि भाई ये साइंस है, आपकी पूरी दुनिया साइंस से चल रही है और साइंस अगर इतनी अगर इजी होता तो भाई कोई भी पढ़ा लेता, कोई भी पढ़ लेता। तो कोशिश आप करोगे तो भाई आ जाएगा, और नहीं कोशिश करोगे भाई नहीं आएगा, चाहे कितना भी आप कर लो। या फिर आपके मन में डिपेंड करता है। अगर मन में ठान लोगे कि भाई हमसे नहीं होगा तो वाकई में तुमसे कभी नहीं होगा। और अगर मन में ठान लिए
कि यार अगर कोई पढ़ा रहा है तो भी तो कोई इंसान ही पढ़ा रहा होगा, अगर किसी ने बनाया तो इंसान ने ही बनाया होगा, तो भाई हम भी तो इंसान हैं। हो सकता है आप जानवर हो, ऐसा भी हो सकता है, तो भाई हम लोग इंसान ही जानवर होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगला है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्या कारण है कि वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसे हम साफ करते हैं। तो इसके भी कुछ कारण है। कारण क्या है कि जब इसे हम क्या करते हैं कि रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि वह वायु के संपर्क में आकर के क्या होता है, नम हो जाता है, इसलिए इसको साफ किया जाता है और आराम से फिर क्या होता है, जलने लगता है, इसलिए इसको हम साफ करते हैं। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि यदि जो मैग्नीशियम होता है उसकी जो रिबन होता है पतली धागा के नुमा होता है, वह क्या होता है, नम वायु के संपर्क में रहता है, तो उस पर सफेद रंग का क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में क्या होता है, अवरोधक उत्पन्न करती है। कहने का मतलब हमारे पास अगर एक क्या है, ए मैग्नीशियम सपोजिट हमारे मैग्नीशियम रिबन है, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है। इस पर क्या होता है कि ये जब बाहर रखा होता है तो इस पर क्या होता है कि नम क्या होता है, इस पर नमी और वायु की उपस्थिति में आने के बाद क्या होता है कि इस पर क्या होता है, एक परत जम जाती है, जो कि क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो कि इसको जलने में क्या करता है, इसको जलने में अवरोधक उत्पन्न करता है। क्या करता है, अवरोधक उत्पन्न करता है। इसलिए इसको जलाने से पहले हम क्या करते हैं, इसको हम साफ करते हैं। यही बात कर रहा था कि वायु में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं, तो इसीलिए क्योंकि यदि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है ये नम वायु के संपर्क में रहता है तो क्या होता है, उस पर सफेद रंग की क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने से क्या होता है, अवरोधक उत्पन्न करती है, पैदा करती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, पहले रेग मार से साफ करते हैं। रेग मार क्या होता है, पदार्थ होता है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको हम साफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। और आपको ये भी बता दें कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, जब से आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है तब से लेकर के अब तक में जितने भी एग्जाम में लगातार चल रहे हैं उन सभी को बता रहे हैं। और उम्मीद करिए कि जो मैं बोलूंगा वही आएगा, उससे बाहर आएगा तो वही बार आप हमसे मिल के बोल रहे हैं कि दीपक सर आप जो बोला था वो नहीं आया, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसका भी एक्सपीरियंस मेरे पास है क्योंकि 5 साल लगातार मैंने पेपर दिया है। अभी मैं सोचिएगा कि मैं बार बार फेल हुआ हूँ, मैं बच्चों का हेल्प किया हूँ पेपर दे करके, इसलिए मुझे पता है कि क्या आता है एग्जाम में, ठीक है। और वही आएगा जो मैं बोलूंगा और आप उतना ही करिएगा, उससे ज्यादा मत पढ़िएगा। अरे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपके यहाँ मेरे पास जो पीडीएफ रखा हुआ है, ये मेरी खुद की बुक से बनी हुई है, ये हम किसी की बुक से नहीं उठा के लेके आ रहे हैं, मेरी खुद की बुक है। और बहुत ही जल्द हम इस बुक को इसी जो है कि आपके प्ले स्टोर पे जो है इसी ऐप पे हम इसको डाउनलोड भी करने वाले हैं और आप इस बुक को भी क्या कर लेंगे, परचेस कर लेंगे। ज्यादा महंगा नहीं रहेगा, लगभग 29 रुपए का एक बुक रहेगा जो कि ई बुक रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, उदाहरण देकर बताइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, उदाहरण देकर बताइए। और आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको पढ़ाया भी था। क्या पढ़ाया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है, यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित करके उसे क्या कर देता है, हटा देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सपोर्ट बात यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पर ए और बी क्या है, दोस्त हैं। कौन है, ए और बी क्या है, दोस्त है। और यहाँ पे सी बेचारा अकेले बैठा हुआ है। अब ए और बी जो है दोस्त हैं, परंतु दोनों की बात एक दूसरे में पट नहीं रही, दोनों एक दूसरे से मतलब कि हमेशा किसी न किसी बात को लेकर झगड़े करते रहते हैं। तो ए बोलता है कि काम करो बी, तुम हमसे दूर हो जाओ, हम सी से दोस्ती कर लेंगे क्योंकि सी की बातें मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ए ने क्या किया कि सी से दोस्ती किया और बी बेचारा अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब बन जाएगा ए और सी बन जाएगा, बेचारा बी अलग हो जाएगा। इसी को कहते हैं विस्थापन, मतलब कि एक को हटा करके दूसरा लग जाना, इसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है कि जब फेरस क्या करेगा, जब फेरस कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर बेचारा अलग बैठ जाएगा। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब विस्थापित करना, विस्थापित का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित का मतलब होता है दूसरे को हटा करके वहां पर खुद जाकर के बैठ जाना, ठीक है। अब आगे समझिएगा कि इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो होता है कि अधिक अभिक्रियाशीलता है किसके अपेक्षा, कॉपर के अपेक्षा होता है। इसलिए क्या करता है कि वह कॉपर को क्या करता है कि उसके स्थान से हटा करके खुद उसके स्थान पर जाकर के क्या करता है, बैठ जाता है। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापित अभिक्रिया।
आज के समय में ये वाला अभिक्रिया इंसान के मतलब कि इस इंसानी दुनिया में बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि आज एक दूसरे को लोग इस प्रकार से हटा देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है और हट भी जाते हैं, क्योंकि इन्होंने साइंस को इतनी जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया है और उसको जो है कि गलत उपयोग करना शुरू कर दिया है। आप मत करिएगा, ठीक है, आप ऐसे प्रैक्टिकली मत करिएगा। आपको यहाँ पे हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कुछ चीजों को, आने तो दीजिए उस तरीके का। जैसे भी अम्ल क्षार लवण आएगा वहां पे आपको हम पूरी की पूरी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, कैसे हम मानेंगे कि अम्ल है, कैसे मानेंगे कि क्षार है, सब चीजों को बताएंगे आपको हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल भी आपके पास क्या है कि वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, अलग हो जाना, बिखर जाना, और इतना अच्छा निखर जाना कि बाद में आपको लोग फिर खोजने लगते हैं, और फिर बाद में आपको वही लोग बोलेगा इसको तो मैं जानता हूं, ये तो मेरे साथ रहता था। कब? जब आपके अंदर निखार आ जाएगी, जब आप निखर जाओगे, संवर जाओगे, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए क्या है कि वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणतः क्या होता है, टूट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, अलग अलग हो जाना। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सोडियम और क्या है यहाँ पे KClO3 क्या है, सोडियम है आपके पास, यहाँ पे कार्बन है आपके पास, यहाँ पे क्या है आयोडीन, और क्या है ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक क्लोरीन है, क्या हो जाएगा जी, क्लोरीन है, ये Cl रहेगा, ठीक है, यहाँ पे Cl रहेगा। तब आपके टूट के क्या बन जाएगा, तब आपके बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, और ऑक्सीजन के 6 अणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के 6 अणु बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड है, क्या है, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड है। और जब ये क्या हो जाएगा, जब ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके पोटेशियम क्लोराइड और क्या बन जाएगा, और यहाँ पे आपके ऑक्सीजन बन करके रेडी हो जाएगा टूटने के बाद। इसी को हम क्या बोलते हैं, वियोजन। इसी को क्या कहते हैं, वियोजन। अब वियोजन का मतलब क्या क्या होता है समझिएगा। वियोजन ना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। दूसरा क्या होता है, बिखरना। तीसरा क्या होता है, अलग होना, अलग होना। और भी अनेकों होते हैं। तो ये सभी किसके उदाहरण है, तो ये सभी के सभी आपके किसके उदाहरण है, ये आपके वियोजन का उदाहरण है, ठीक है। और एक बात बता दे कि जब रामायण देखते होगे तो 14 साल तक तो राम लोग का क्या था कि उन लोग का संयोग था, कि उस तरीके से उन लोग की घटना घट रहा था। 14 साल के बाद उनका संयोग नहीं बल्कि वियोग था। वियोग का मतलब होता है वियोजन। सीता और राम से बहुत दूर हो गए थे, किसके वजह से, तो वियोजन की वजह से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, कुछ कारण है। तो आपको बता दें कि एक होता है कंकाली समीकरण, एक होता है संतुलित समीकरण। कंकाली समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं असंतुलित समीकरण। और संतुलित को आप जानते हो कि जिसके आपकी क्या होता है कि जिसकी आपका रिएक्शन और आपका प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों बराबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। अब समझिए क्या कर रहा है कि संतुलित समीकरण जो होता है वह जिसमें अभिकारक और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। मैंने वही बताया अभी यहाँ पर कि आपका क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन और आपका प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद दोनों का अगर जो इसमें जो तत्व होंगे, सभी के सभी तत्व अगर बराबर हो जाएंगे तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होता है, समान होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर क्या होता है, उसको क्या किया जाता है, संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होना आवश्यक होती है, होनी चाहिए। इसको हम लोग संतुलित करने के लिए एक नियम होता है जिनका नाम है हीट एंड ट्रायल विधि। इनके द्वारा हम क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और मैंने आपको कल की वीडियो में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी पे बताया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए,
ओके, तो इसको हम संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं कि संतुलित करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। आपको दिख रहा होगा कि मैंने जितना आपको पढ़ाया है उसी में से सभी क्वेश्चन बन रहे हैं और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अब सोचिए कि हमने आपके लिए कितने बेहतरीन तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है, ताकि आप अगर गरीब से गरीब हो या फिर अमीर से अमीर हो तो भाई, अगर अमीर हो तो भाई पैसे दे देना, और गरीब हो तो भाई आप दिल लगा करके पढ़ाई कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। जैसे भी अपने हम हैंड को अगर अपने माउथ के आगे ले जाते हैं और ठंडी के समय तो ज्यादा होता है, जब अपने माउथ से हम क्या करते हैं CO2 को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे हाथों पर क्या होता है कि ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसी को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। उदाहरण क्या है कि मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको मीथेन है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है CO2 निकलता है। भाई साहब जहाँ पे CO2 निकलेगा उसी को हम क्या कहेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। और प्लस में क्या निकलेगा, प्लस में जल प्राप्त होगा और ऊर्जा। ऊर्जा कितना भाई साहब, तो 880.4 किलो कैलोरी जूल मोल इनवर्स, इतना ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है, ठीक है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है ऊष्मा अवशोषित होता है उसी को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अरे यार, याद करने का सिंपल तरीका, क्षेपी का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, तो ऊष्मा का बर्बादी ऊष्माक्षेपी, और शोषी का मतलब शोषण कर लेना, सोख लेना, सोखने का मतलब ऊष्माशोषी। ठीक है ना, चलिए जैसे क्या है कि बेरिलियम डाइऑक्साइड तथा अमोनियम थायोसाइनाइड की क्या होता है कि जब अभिक्रिया कराया जाता है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है बेरिलियम ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है कि अमोनिया क्या है थायोसाइनेट है। ठीक है ना, अमोनिया थायोसाइनेट, जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, आपका बन जाएगा बेरियम थायोसाइनेट, और क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका बन जाएगा अमोनिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जल बन करके प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, और आज के लिए बस यही तक आपको पढ़ाएंगे, इससे ज्यादा आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम चीजों को उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप पढ़ सको। ऐसा भी नहीं कि आपको खाना है 4 पूड़ी ला के हम दे दिए 8 पूड़ी, अब आप लेके बैठे हो, पता चला बाद में जेब में भर के घर ले चले गए। मेरी भी यहाँ घट जाएगा, आपके यहाँ भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ना करें। ठीक है ना, तो चलिए क्या है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। अवक्षेपण क्या होता है उसे उदाहरण दीजिए और समझाइए। आप मत समझाइए, हम खुद समझा रहे हैं। ठीक है, समझिए, आप समझिए। क्या है कि जब 2 विलयनों को मिलाया जाता है और उसकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसी को हम क्या, जो जल में अविलेय होते हैं, तो इस अविलेय पदार्थ के अवक्षेप को ही क्या बोला जाता है, हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम चावल को पानी में धुलते हैं तो धुलने के बाद, चावल निकालने के बाद, पानी निकालने के बाद उसके तली में सफेद रंग के कुछ कण बच जाते हैं, उसी को बचने, और जो बचे उसी को हम बोलते हैं अवक्षेप। और इसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप का जब निर्माण होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल याद करिए कि जब अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे क्या है बेरिलियम क्लोराइड है। जब इन दोनों की अभिक्रिया किया है तब क्या बन जाएगा, बेरिलियम सल्फेट बन जाएगा, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मतलब नमक बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा कि ये पानी के निकलने के बाद क्या होगा, सफेद रंग के उस बर्तन में क्या होगा, तली में जम जाएगा, और इसी को हम कहेंगे अवक्षेप, और यही क्या बन जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया, इसी को हम कहते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी, और आपको हमारा वीडियो बहुत ही सहयोग करेगा और कर भी रहा होगा।
अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आप क्लास में भी जा रहे हैं तो आप चीज़ों को पढ़ के आइए, आप बेहतरीन, आप बहुत आगे निकलेंगे। आपसे बच्चे लगाव करेंगे और आपसे टीचर भी लगाव रखेंगे, क्योंकि आप उनके क्या बन जाएंगे, प्रिय स्टूडेंट बन जाएंगे। सो अब आपके लिए बस इतना ही। और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग थोड़ा जो वीडियो है इसे 2 बार देखने की कोशिश करेंगे, जो कि आप करेंगे, हम नहीं करेंगे, आप करेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा कि आप जब वीडियो को पहली बार देखेंगे, दूसरी बार आप क्या करेंगे, थोड़ा हाई स्पीड में करके देखेंगे, और तीसरी बार वीडियो को रोक दीजिएगा। और रोकने के बाद चीज़ों को क्या करेंगे कि लिखना शुरू करेंगे। अगर आप नोट्स बुक अपने से बनाएंगे तो बेहतरीन रहेगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।